ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कल से पूरे देश के अंदर वक्फ बिल को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। चूंकि देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने वक्फ बिल को पास कर दिया है लोकसभा के अंदर। राज्यसभा में उसको लेकर चर्चा चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि राज्यसभा में भी शायद पास वक्फ बिल को कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कानून लीगल मान्यता देने के लिए। लगातार वक्फ बिल को लेकर तमाम भ्रांतियां फैल रही हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। देश की संसद में अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आप लोग माइनॉरिटी को दबा रहे हैं, ये देश का कानून है, ये सभी को मानना पड़ेगा। जरा अमित शाह को आप सुनिए। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने देखा किस प्रकार अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि ये देश का कानून है और देश को सभी को मानना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है जो इसको मना कर दे, क्योंकि ये भारत सरकार का कानून है। इसके अलावा अमित शाह ने तमाम चीजें बताई, उसको लेकर भी वक्फ बिल में क्या क्या चीजें हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और किस किस तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। एक सबसे बड़ी भ्रांति उन्होंने दूर की, जो ये बोला जा रहा था लगातार कि महिलाओं को भी इसमें, गैर मुस्लिमों को वक्फ बिल का जो बनेगा, जिसमें समितियां बनेंगी, उसमें शामिल किया जाएगा। इसको लेकर लगातार क्वेश्चन रेज किए गए थे संसद भवन में और उसको लेकर भी अमित शाह ने कहा कि किसी भी प्रकार के गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि ड्राफ्ट्स में चीजें भी रिमूव नहीं की गई हैं, परंतु गृह मंत्री ने संसद में ये कहा है। आपने अब आम आदमी, जो बीजेपी है, उनके पक्ष से सुन लिया और एक कांग्रेस के सांसद हैं, पंजाब से लोकसभा के सांसद हैं, उनका सुनिए। उन्होंने किस तरीके से कहा कि मुस्लिमों को दबाने, उनको कुचलने और उनके धर्म पर हस्तक्षेप करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। आपने बार बार कहा, आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया, तो वक्फ बोर्ड को यह जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहां पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनोरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको एक्सपांड कर देना, जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान को, इट शुड बी एक्सपांड, डिलीटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड। और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है
कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है आप उसमें भी संशोधित करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। अब दर्शकों, ये तमाम आपने स्पीचेस सुन ली, तमाम आपने भाषण सुन लिए, तमाम आपने झलकियां देख ली संसद भवन में क्या क्या हुआ था। आज मैं आपको इस विशेष खबर में आप सभी के सामने ये बताने के लिए आया हूं कि वक्फ बिल जो ये आया है इसमें डिफरेंस क्या है। पहले जो बिल आया था 1995 में, उसमें क्या डिफरेंस था, जो 2013 में संशोधित हुए थे उसमें क्या डिफरेंस था, और अब जो 2024 में ये बिल आया है इसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज हम आपको आज बताने के लिए आ गए हैं। इससे पहले आप सभी के सामने एक पक्ष और रखना ये जरूरी है कि प्रसिद्ध राजद नेता लालू यादव, बीजेपी से खासा उनका नाम है, सभी लोग जानते हैं, देश में तमाम लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो उन्होंने भी कुछ समय पहले एक बात कही थी 2013 में कि वक्फ बिल जो है इसके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकारी जमीन को कहीं पर भी दावा कर दिया जाता है। उन्होंने पटना का एक उदाहरण दिया था। पहले भी लालू यादव की ये बात सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं कि किस प्रकार जो है ये जो नया और पुराना बिल आया है इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जिसके माध्यम से आप तय कर सकते हैं कि जो भ्रांतियां फैल रही हैं और आपके हिसाब से क्या ये बिल सही है गलत है, वो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ये कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। तो देखिए, ये जो लालू यादव का अपने भाषण सुना, अब मैं आपको बताई चलता हूँ कि किस प्रकार से जो है इन बिलों में डिफरेंसेस है। तो पहला है इसमें श्रेणी के मैं बताऊंगा, उसके अलावा आपको वक्फ अधिनियम 1995 के बारे में बताऊंगा, और फिर उसके बाद वक्फ संशोधन जो विधेयक आया है 2024 में, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले इसमें जो बात है, अधिनियम का नाम क्या था, तो 1995 जो वक्फ कानून बना था उसका नाम वक्फ अधिनियम 1995 रखा था, परंतु जो 2024 में बिल आया है उसमें ये पॉइंट रखा गया है कि इसका नामांकरण किया गया है और इसमें एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण इसका नाम जो है रख दिया गया है, और दक्षता एवं विकास अधिनियम 1995 को बदलकर। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं नाम भी इसमें चेंज कर दिया गया है। नया नाम जो है इसका एकीकृत वक्फ अधिनियम सशक्तिकरण है, पहले इसका नाम था वक्फ अधिनियम 1995। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो दूसरी जो बात है, वक्फ की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें 1995 में जो है घोषणा, उपयोग या वसीयत द्वारा अनुमति यहाँ पर दी गई थी। अब इसमें जो 2024 में बिल आया है इसमें संशोधित किया गया है कि उपयोग द्वारा वक्फ की अनुमति समाप्त, केवल वसीयत या दान स्वीकार्य होगा। दाता को 5 से अधिक वर्षों का मुस्लिम होना जरूरी है, यानी कि जो लोग संपत्ति दान करते हैं वक्फ को, ये कहकर कि अल्लाह की संपत्ति है, उनको 5 वर्ष से अधिक मुस्लिम होना अनिवार्य है। और महिला उत्तराधिकारी को नकारा नहीं जा सकता, कोई महिला भी इसको जो है दे सकती है, और अगर वो दान कर रहा है और उससे पहले किसी महिला ने अपोज कर दिया कि ये जमीन मैं नहीं दान करना चाहती, तो शायद वो व्यक्ति जो है उस जमीन को वक्फ को दान नहीं कर पाएगा। ये भी इसमें बदलाव है। और पहला था कि किसी ने बोल दिया तो वो संपत्ति उसकी हो गई। अब सरकारी संपत्ति का वक्फ, ये एक तीसरा पॉइंट है। इसमें पहले कोई प्रावधान नहीं था, किसी भी सरकारी जमीन को, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आते थे, ऐसे कई सारी खबरें आती थी जिसमें वक्फ जो है किसी भी सरकारी जमीन को रातों रात ये बोल देता था कि ये जमीन वक्फ की है, ये जमीन अल्लाह की है। तो इसमें कोई पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 2024 में जो ये आया है अधिनियम, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जिन सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है उनका वक्फ दर्जा समाप्त होगा। विवाद जिलाधिकारी द्वारा सुलझाए जाएंगे। अगर कोई विवाद आता है तो जो राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है, राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। अब वक्फ निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होगा, कौन इसको ये बताएगा कि ये जमीन जो है वक्फ की है। तो पहले क्या था, 1995 में वक्फ बोर्ड के पास था ये अधिकार। अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब ये वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार
नहीं है कि वो किस जमीन को वक्फ डिसाइड कर रहा है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो वक्फ का सर्वेक्षण, इसमें है सर्वे कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर द्वारा किया जाएगा, जो पहले 1995 में एक्ट था। 2024 में जो आया है, इसमें राज्य के भूमि रिकॉर्ड नियमों के अनुसार कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है। यानी कि कलेक्टर के पास अब अधिकार कुछ आए हैं, जिसके माध्यम से वो राज्य के जो भूमि अधिनियम एक्ट हैं उनके माध्यम से किस प्रकार भूमि को जांच पड़ताल की जाएगी, किसकी है नहीं है, सारी चीजें जांच पड़ताल जो कलेक्टर अब कर सकता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो केंद्रीय वक्फ परिषद सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जिसमें 2 महिलाएं अनिवार्य होंगी। ये पहले भी प्रावधान था और ये अभी भी है। इसमें ये ऐड किया गया है कि 2 गैर मुस्लिमों को भी सदस्य बनाया जा सकता है, परंतु गृह मंत्री ने ये बोला है संसद में कि इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाएगा। सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रमुख व्यक्ति गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मुस्लिम सदस्यों में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शामिल होंगे। 2 महिला सदस्य अनिवार्य होंगे। इसमें भी ये पॉइंट ऐड किया गया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो राज्य वक्फ बोर्ड, इसमें ये बोला गया है कि 2 निर्वाचित मुस्लिम सांसद, विधायक, बार काउंसिल सदस्य जिसमें 2 महिलाएं, ये 1995 की बात है जब इसमें ये प्रावधान किया गया था उस एक्ट में। अब जो 2024 में प्रावधान आया है, इसमें यह बोला गया है कि राज्य सरकार द्वारा नामित करेगी। 2 गैर मुस्लिम अनिवार्य होंगे। सिया सुन्नी, पिछड़ा मुसलमान और बोहरा और आगा खागी समुदाय से एक सदस्य को लेना अनिवार्य होगा। 2 महिला सदस्य अनिवार्य होगी। ये भी इसमें पॉइंट ऐड किया गया है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला है ट्रिब्यूनल की संरचना कैसे की जाएगी। इसके बारे में जो 1995 में बोला गया था कि एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एडीएम और मुस्लिम कानून विशेषज्ञ उसमें शामिल होगा, जो ट्रिब्यूनल बनेगा उसमें। अब इसमें यह बोला गया है कि 2024 में कि मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे और राज्य सरकार का संयुक्त सचिव सदस्य होगा। यानी कि इसमें मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की जो प्रक्रिया है उसको हटा दिया गया, परंतु इसमें जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको अध्यक्ष इसमें बनाया गया है। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ट्रिब्यूनल आदेश पर अपील कैसे की जा सकती है। जो ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि भाई ये जमीन वक्फ की है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा। तो 1995 में इसके लिए प्रावधान था, केवल विशेष परिस्थितियों में हाई कोर्ट में अपील। जहां पर ऐसा लगता है कि भाई ये तो वाकई में एक उलझा हुआ मामला है, केवल उन्हीं परिस्थितियों में हाई कोर्ट में जाने का अधिकार था जिनकी संपत्ति पर वक्फ ने दावा किया है। परंतु अब इसमें यह बोला गया है कि 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील की अनुमति दी गई है। यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर आप किसी भी, चाहे वो जटिल मामला हो या ना हो, आपको 90 दिनों के अंदर अगर आप चाहते हैं कि ये जमीन वक्फ जो है दावा कर रहा है गलत है, तो 90 दिनों के अंदर आप जो है इसमें कहीं ना कहीं जा सकते हैं और हाई कोर्ट में दावा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला जो 10वां पॉइंट है, केंद्रीय सरकार की सख्तियां क्या क्या थी उसमें। तो जो 1995 वाला एक्ट था उसमें यह था कि राज्य सरकारें वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती थी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास यह अधिकार था कि वो जो उनके खाते हैं वक्फ के, उनके ऑडिट कर सकती थी। परंतु अब 2024 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खाता, नियम और ऑडिट कैग नामित अधिकारी की सख्ती दी गई है। यानी कि केंद्र सरकार कैग जो हमारी एजेंसी है जो भ्रष्टाचार के ऊपर अक्सर रिपोर्ट पेश करती है, ऑडिट करती है, उसमें से भी एक नामित अधिकारी को इसमें शामिल करना अनिवार्य अब किया जाएगा और एक अधिकारी को उसमें से लिया जाएगा। पहले राज्य सरकार ऑडिट करवा लेती थी, परंतु इसमें अनियमितताएं कई बार पाई गई कि राज्य सरकार अपने हिसाब से वोट बैंक की स्थिति को देखते हुए वो जांच पड़ताल करती थी, परंतु अब उस रूल को चेंज किया गया है। अब ये बोला गया है कि इसमें एक कैग के अधिकारी को भी शामिल करना पड़ेगा और केंद्र सरकार को जो है वक्फ पंजीकरण और इसके अलावा तमाम चीजों का अधिकार होगा। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। तो संप्रदायों के बिल अलग अलग वक्फ बोर्ड
संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड, ये एक श्रेणी है। अब हम चलते हैं इसके जो 1995 में था उसमें क्या बताया गया था। उसमें बताया गया था कि सिया वक्फ 15% होने पर सिया सुन्नी के अलग अलग बोर्ड होंगे। पहले इस तरह की ये प्रावधान था कि अगर सिया वक्फ में 15% से अधिक सिया मुसलमान हैं तो उनके जो है अलग वक्फ बोर्ड बना दिए जाएंगे। अब 2024 में ये प्रावधान किया गया है कि बोहरा और आगा खागी वक्फ बोर्ड की भी अनुमति होगी, यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ सिया सुन्नी मुसलमानों को ही वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति थी, परंतु 2024 एक्ट में ये लाया गया है कि बोहरा और आगा खागी वक्फ बोर्ड की भी अनुमति ये भी बना सकते हैं। और यही पॉइंट है जिसके कारण लगातार केंद्र सरकार संसद भवन में ये कहती हुई नजर आ रही है कि वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमानों को अधिकार दिए गए हैं। जो गरीब मुस्लिम दबे कुचले मुस्लिम हैं उनके अधिकारों को उजागर किया गया है। यही वो पॉइंट है जिसके कारण लगातार जो मोदी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रही है। अब इस पूरे जो मामला है इस पूरे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि आने वाले समय में किसानों के तर्ज पर और इसके अलावा शाहीन बाग के तर्ज पर पूरे देश के अंदर आंदोलन किए जाएंगे। पूरे देश के अंदर इस तरह के मुस्लिम गुट बनाए जाएंगे जहां पर लोग कई कई महीने धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बेबस करेंगे कि सरकार ठीक किसान के बिल की तरह इनके कानूनों को वापस ले। इसके अलावा दूसरा मुस्लिम पक्ष भी है जिसने खूब जश्न मनाया। इंदौर से ऐसी तस्वीरें आई और उनका ये कहना है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मोदी गवर्नमेंट ने गरीब मुसलमानों को अधिकार देने का प्रयास किया है। अमित शाह ने संसद भवन में ये भी बताया था इस चर्चा के दौरान कि कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर वक्फ की जमीन बोलकर उनको कब्जे में ले लिया गया, फिर उन पर 5 सितारा होटल बना दिए गए और उन होटलों को किराए पर दे दिया गया और उन किरायों को भी पूर्ण रूप से वक्फ बोर्ड में नहीं लिया गया। महज 5 सितारा होटल के जो कुछ लाख रुपए ही किराए लिए गए, यानी कि जितनी उनकी कीमत है उतनी भी उनसे नहीं ली गई। तो साफ तौर से सरकार ने ये बोला है कि इस पूरे भ्रष्टाचार की परत खोलने का प्रयास किया जाएगा। संसद भवन में असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएम के सांसद हैं और पार्टी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध करते हुए बिल फाड़ दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत ही गरमाने वाला विषय आगे हो सकता है। अब देखना ये होगा कि राज्यसभा में अगर ये बिल पास हो जाता है और राष्ट्रपति इसको कानून नामित पास कर देती हैं तो मुस्लिम समुदाय क्या इसके प्रति स्टैंड अपनाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जंतर मंतर पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग एक हुए थे। अब देखना यह होगा कि इस बिल को आखिरकार मंजूरी मिल जाने के बाद लोकसभा से किस तरह की रणनीति मुस्लिम समुदायों की रहने वाली है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या है राय, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।